नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बेहद नए विषय पर और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीर वायु अयोध्या यानी कि गैर लड़ाकू कैसे बन सकते हैं, कैसे इस विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज इस पूरे कार्यक्रम में एक्सक्लूसिव जानकारियां आपको देंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और साथ ही बताएंगे आपको आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आप सेना में अग्निवीर वायु अयोध्या गैर लड़ाकू आप बन सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे, जो कि भर्ती से संबंधित रहा है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं उसके संस्थापक भी हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। आपको बता दें कि कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही प्रेरित करने, सलाह देने का ये जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक लेकर जाता है। तो ऐसे में हम आपको रूबरू करवाते हैं हर बार कर्नल साहब से, ताकि वो आपके जहन में उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएँ और साथ ही आपको उन मुद्दों के ऊपर बात कर पाएँ जो आपके करियर को मजबूत करता है। साथ ही बात हो पाए उन विषयों को लेकर जो आपको सीधे सीधे आपकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। बात होगी करियर की, सेना को कैसे आप अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। इस पूरे विषय को लेकर हम बात करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं अग्निवीर वायु अयोध्या की। पहला सवाल इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कर्नल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अग्निवीर वायु अयोध्या यानी कि गैर लड़ाकू, ये पूरा जो स्ट्रीम है, ये जो पद है, आखिरकार क्या है? अपन पहले कई एपिसोड्स में अग्निवीर के बारे में बात कर चुके हैं और उसमें अग्निवीर वायु भी शामिल थे। अभी एयरफोर्स ने जो उनके नॉन कॉम्बिटेंट होते हैं, जिनको कहते हैं अपन गैर लड़ाकू या अयोद्धा, ये भी अग्निवीर वायु में शामिल किया है। बट ये एक अलग एंट्री है जी। ये लागू है दोनों मेल और फीमेल्स दोनों के लिए, और ये भर्ती अब भी आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंतर्गत ही होगी और इनकी जो सर्विस है इनिशियली 4 साल की होगी, जैसे बाकी अग्निवीर की है। और ये एक डिस्टिंक्ट अलग रैंक है, अलग फ्रॉम द अग्निवीर वायु ऑल्सो। ये वो कॉम्बेटाइज थे, ये नॉन कॉम्बेटाइज हैं। ये 4 इयर्स के बाद में 25% को रिटेन किया जाएगा और उनको रेगुलर काडर में, जो नॉन कॉम्बेटेंट का जो काडर है एयरफोर्स में, एनरोल्ड का मतलब होता है भर्ती किया हुआ। नॉन कॉम्बेटेंट कैटेगरी में ये 25% को रिटेन करके उनको उसमें आगे रेगुलर काडर में जाएंगी ये। और ये जब एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आप इसके अंदर जो आगे के प्रमोशन की एवेन्यूज़ होती है, टिंडल बन सकते हैं, हेड टिंडल बन सकते हैं। ये इनकी जो सर्विस है वो 57 साल की है, 57 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। जैसे अग्निवीर वायु नॉर्मल के केस में सर्विस लेवल्स कम हैं, बट इस केस में 57 ईयर्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लड़ाई में जाने का इनका काम नहीं है, ये लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ना लेंगे। और ये एक ही जगह जनरली पोस्टेड रहते हैं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, जिस स्टेशन में इनको, और उनको जो एम्प्लॉय किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन टेक्निकल काम के लिए किया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सर, अग्निवीर वायु अयोध्या की जो प्रोफाइल क्या रहेगी वो भी आप दर्शकों को बताएं। इनकी प्रोफाइल जो है 2 तरह की हैं। एक तो कहिए आप हॉस्पिटैलिटी और दूसरी है हाउसकीपिंग स्ट्रीम्स। 2 स्ट्रीम्स होंगी इनकी। अग्निवीर वायु अयोध्याओं को लेकर आज हम बात कर रहे हैं।
क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ पहलू हम शामिल करेंगे, हर विषय को लेकर बातचीत होगी। और साथ ही वायु अयोध्याओं को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कोई भी बात है, तो वो आज सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि हम सारे महत्वपूर्ण सवाल इसमें कोशिश करेंगे इसी में समय में शामिल कर लेंगे। अग्निवीर वायु अयोध्याओं की 2 स्ट्रीम होती है, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया। तो ऐसे में अग्निवीर वायु अयोध्याओं के बारे में आप और दर्शकों को एक बार बताएं, वो स्ट्रीम्स क्या होती हैं वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो गया मेहमानबाजी जी। और इस स्ट्रीम के अंदर जो शामिल है कि अभी जो तरीका अपनाया जा रहा है अग्निवीर वायु के लिए या दूसरी अग्निवीर एंट्रीज़ के लिए भी, कि आप ओपन एंडेड टाइप है, आपको ट्रेड नहीं अलॉट होता है। आप में जो क्षमता है काम करने की, जो भी काम इसमें हॉस्पिटैलिटी में है, वो आपको सारे काम आने चाहिए करने के लिए। तो जैसे इसमें कुकिंग है, किचन मैनेजमेंट है, डिशेस प्रेजेंट करना, फूड कैसे लेआउट करना, कटलरी क्रॉकरी कैसे यूज़ करना, रेफ्रिजरेटर कैसे यूज़ करना, टेबल कैसे लगाना, खाना कैसे खिलाना। तो एक तरह से किचन के ओरिएंटेड, किचन वेटर और मसालची, ये स्टीवर्ड, कुक, स्टीवर्ड, ये कुछ चीज़ें इसमें शामिल है। अभी आते हैं हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब है कि आप घरेलू काम काज के लिए आप ये स्ट्रीम उसके लिए है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो है कि क्लीनिंग, सफाई का वाला जो वर्क है जी। फिर आपका एक माली की तरह का काम है, गार्डनर की तरह का काम है, फिर है कि आपका टेलर की तरह है, शू मेकर की तरह है, या आपका टेलर की तरह है। तो ये कुछ एक ऑफिस के, जैसे ऑफिस में मैसेंजर्स होते हैं, रनर्स कहते हैं उनको, उस तरह के काम हैं। तो ये सब कैटेगरी आएगी आपकी घरेलू कामकाज या हाउसकीपिंग कैटेगरी के अंदर। नाउ नटशेल में ये कह लें कि आपको ऑफिस मैनेज करना है, ऑफिस की सराउंडिंग्स मैनेज करनी है, आपको दूसरे ट्रेडमैन की तरह के काम, जैसे मैंने बताया, कुक्स, वेटर, पियोन, कोबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन और गार्डनर, ये कैटेगरी इसके लिए आती हैं। तो ये नॉन कॉम्पिटेंस कैटेगरी में अग्निवीर वायु होंगे। तो सर, ऐसे में अग्निवीर वायु और अग्निवीर वायु गैर जो योद्धाओं की बात हम कर रहे हैं, जिनकी भर्ती की बात करें, तो इनमें वेतन संरचना, इनकी सेवा की शर्तें क्या अलग अलग होती हैं? इनमें कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल जैसे अग्निवीर वायु के लिए है, सिमिलर फाइनेंशियल टर्म्स और एंगेजमेंट की टर्म्स हैं वो सेम हैं। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 70s में आर्मी, भारतीय सेना, आर्मी के अंदर भी ये कैटेगरी एक तरीके से होती थी, एनसीज बोलते थे, नॉन कॉम्पिटेंट एनरोल्ड। इसको बंद किया गया आर्मी के अंदर जी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि कहीं कहीं लोगों की कंफर्ट जोन की डिफ़िकल्ट था कि भाई हम सिविलियन हैं कि हम फौजी हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर। तो आर्मी के अंदर इनको फिर रेगुलर में ले लिया। ये 70s की बात है, 72, 71 के, 73 के आसपास में। एयरफोर्स अभी भी अलग से रिटेन कर रही है इस कैटेगरी को, वो इसलिए कि एयरफोर्स का जो फंक्शनिंग सिस्टम है वो एयर बेस ओरिएंटेड है, एक फिक्स जगह है जहाँ पर जनरली वो वहाँ से ही ऑपरेट करते हैं। इसलिए इनके केस में सिविलियंस, नॉन कॉम्पिटेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं रखा है उन्होंने पे स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर। इट इज़ सेम, ओनली थिंग इज़ दे विल ऑपरेट फ्रॉम द बेसिस। यानी कि जो संरचना है उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, और वेतन आदि को लेकर स्थितियाँ जो हैं सामान्य हैं, सेम हैं, एक दूसरे के जैसी हैं। सर, ऐसे में फिर इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आयु क्या होगी, वैवाहिक स्थिति क्या होगी, ये नियम कायदे भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। उम्र जो है 17.5 से 21 साल, जैसे अग्निवीर वायु के लिए नॉर्मल है। मैरिड, अनमैरिड होने चाहिए आप, और ट्रेनिंग के दौरान में आप ये जो 4 साल है ट्रेनिंग और आपको जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इन पहलुओं का ध्यान ज़रूर रखें। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं। सर, शैक्षणिक योग्यता बताएं आप दर्शकों को कि आखिरकार कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो कितने एजुकेटेड होने चाहिए इस भर्ती के लिए।
एजुकेशन लेवल मिनिमम एक्सपेक्टेड है मैट्रिकुलेशन और या इक्विवेलेंट होना चाहिए। और आमतौर से ये जो अग्निवीर वायु की जो नॉन कॉम्पिटेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे मैंने बताया, वो एक पर्टिकुलर एयर बेस ओरिएंटेड होती हैं। तो आम तौर से उस एरिया के जो जैसे मान लीजिए जोधपुर है, एग्जांपल कह रहा हूँ कि एक अच्छा बड़ा एयर बेस है, या जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो उस एरिया के व्यक्ति ज़्यादा प्रेफरेबली अप्लाई करते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए। यानी कि स्थानीय जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है और आप भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 10वीं की जो है परीक्षा वो आप पास होनी चाहिए और उसके बाद में आप एप्लीकेबल नज़र आते हैं इस पूरी भर्ती के लिए। और मुख्यतः ये जो बात यहाँ पर सामने आई है कि स्थानीय लोगों को इसमें ज़रूर मौका ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे में आप उस पहलू को भी ध्यान में रखें। सर, अग्निवीर वायु गैर लड़ाकू की हम बात कर रहे हैं, इस पद को लेकर आज बात करें, भर्ती को लेकर बात करें, तो ऐसे में उम्मीदवार से सामान्य चिकित्सा मानक क्या अपेक्षित किए जाते हैं, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल है कि ब्रॉडली सेम है, अग्निवीर वायु का है वो इनका सेम है। इनकी जो हाइट का रिक्वायरमेंट है 152.5 सेंटीमीटर्स है। चेस्ट का जो फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट प्रोपोर्शनेट टू द हाइट होना चाहिए। और जो विज़न है वो आपके लिए एयरफोर्स के जो स्टैंडर्ड्स लागू हैं अग्निवीर के लिए, नॉर्मल अग्निवीर वायु के लिए वही लागू है। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, डेंटल आपके नॉर्मल होना चाहिए, गम्स वगैरह, टीथ आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स उसी तरीके से हैं। उसी आधार पर आप आगे बढ़ें, उसी हिसाब से आप तैयारी भी करें। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, अग्निवीर वायु गैर योद्धा भर्ती प्रक्रिया जो है वो क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये आप एक बार दर्शकों को बताएं। साथ ही बात हम करते हैं अखिल भारतीय स्तर की, तो क्या ये उस लेवल पे होती है? बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आम तौर से लोकल ज़्यादा अप्लाई करते हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता, ये ओपन है ऑल इंडिया के लिए, बट वो प्रेफर इसलिए करते हैं कि उनके लिए घर नज़दीक पड़ता है और काम भी मैट्रिक लेवल का ही है। नौ पहली बात तो ये, तो इसलिए इनकी जो एप्लीकेशन सिस्टम रखा गया है अभी तक वो रिटन एप्लीकेशन लगती है, और वो एप्लीकेशन जो भी एयरफोर्स स्टेशंस हैं, करीब 100 हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और ये 4 फेज़ में एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में आपको 4 फेज़ के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। पहली फेज़ में रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट ये उसी लोकेशन में होगा जहाँ की लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने बीकानेर नाल के लिए किया है, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो रिटन एग्ज़ामिनेशन वहीं होगा। ये कॉमन है, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी के लिए ऑप्ट करें या हाउसकीपिंग के लिए ऑप्ट करें, रिटन एग्ज़ामिनेशन कॉमन है। और इसमें जो मार्क्स रखे गए हैं, सिंपल एग्ज़ामिनेशन रखा है, 20 पॉइंट के नंबर्स हैं, आपको कम से कम 10 लेने होते हैं। जनरल इंग्लिश है, इसमें जीके है, 10वीं क्लास की लेवल की है जी। तो ये तो है फेज़ 1 रिटन टेस्ट। सेकेंड है फेज़ 2 है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट। उसमें वही कैंडिडेट जाएंगे जो रिटन एग्ज़ाम में पास हुए हैं। इनको 1.6 किलोमीटर भगाया जाता है और ये आपको दौड़ 6.30 मिनट्स के अंदर, 6.5 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करनी है। राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अगर हाई एल्टीट्यूड है तो टाइमिंग्स अलग होंगे। दूसरा इसमें जो टेस्ट होता है कि पुशअप्स होते हैं, 10 पुशअप करने हैं आपको, 10 सिटअप्स करने हैं और 20 स्क्वाट्स करने हैं, उठक बैठक जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया फेज़ 2 आपने, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें मार्क्स वगैरह नहीं होते हैं। और थर्ड फेज़ जो होता है वो स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, उसको नाम दिया गया है। आज की डेट में कोई इंटरव्यू की तरह चीज़ नहीं रखा गया है। तो स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट ये है कि आपको जिसके लिए आपने अप्लाई किया है दोनों स्ट्रीम में से, उसके लिए आपका सूटेबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। एक तरह से
मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है। सही बात। कि उस ट्रेड्समैन के लिए, वो ट्रेड जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप में एप्टीट्यूड है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके पत्रिका टीवी के जरिए कि आम तौर से फ़ौज में देखा गया है कि आदमी एक ट्रेड के लिए अप्लाई करता है, नौकरी पा लेता है और जब वहाँ पहुँचता है तो कहता है साहब मैंने तो सफाई या बार्बर या ये काम तो कभी किया नहीं है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो ये एप्टीट्यूड का वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आप वाकई में वो काम आप जिसके लिए आपने अप्लाई किया वो कर पाएंगे। बात हो रही है भविष्य की संभावनाओं को लेकर, यानी कि आपके करियर को लेकर और कैसे रास्ते खुले हैं आपके सेना भर्ती को लेकर। हम उस पहलू को लेकर बात करते हैं और इसी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कर्नल भंडारी, जो आपको रूबरू करवाते हैं हर उस पहलू से जो आसान बनाती है उस मंजिल तक आपके रास्ते को पहुंचने को। और आपके मार्गदर्शन के लिए कर्नल भंडारी लगातार उन पहलू को इसमें शामिल करते हैं, तैयारी करके वो आते हैं ताकि आप तक वो तमाम सवालों का जवाब पहुंचा सकें जो आपके सेना में भर्ती के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए सेना भर्ती के लिए लगातार आप साथ बने रहिए। महत्वपूर्ण विषय हर बार हर कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है सेना भर्ती से जुड़ा हुआ। हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के अंत में उस सवाल को शामिल करने की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज बात हो रही है उस भर्ती को लेकर जो वायु अयोध्या के नाम से जानी जाती है, यानी कि सेना में कैसे वायु अयोध्या बन सकते हैं उसको लेकर बात हो रही है। सर, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, तो ऐसे में उम्मीदवारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस टेम्पलेट पर किया जाता है वो भी आप बताएं। जो टेस्ट हमने बताया स्ट्रीम का टेस्ट, उसमें मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले तो आपका कुकिंग का जो एप्टीट्यूड है, कुकिंग के बारे में जो नॉलेज है उसकी बहुत गहराई से पूरा आपका समझा जाता है कि आपको पूरा पार्ट कुकिंग का जो भी है, कटिंग है, डिशेस को ले डाउन करना है, मीट, वेजिटेबल, फिश, हैंडलिंग, किचन के इक्विपमेंट आज की डेट में क्या आते हैं, कैसे उनको इस्तेमाल करने हैं, मॉडर्न तरीके क्या हैं, या जो अपने यहाँ के खाने बनते हैं उन खाने के बनने के तरीके क्या हैं, ये पूरा एज फार एज द कुकिंग कंसर्न। उसके बाद में जो सैनिटेशन है, हाइजीन है, रख रखाव है, जो किचन की और डाइनिंग एरिया की उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है उसके बारे में आपका टेस्ट किया जाता है। और किस तरह के सर्विंग कैसे करना है उसका सर्विंग का आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, आप समझिए कि आप खुद भी देखा होगा कि जो वेटर आपके सामने आता है उसका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, वो कितना स्मार्ट दिखता है, वो खुद हाइजीनिकल है कि नहीं है, तो उसके ऊपर भी वो गौर करते हैं। और कॉमन नॉलेज जो कुकिंग किचन रिलेटेड है उसके ऊपर आपका पूरा ये किया जाता है। यानी कि इन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी फोकस किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर ना रह जाए, कोशिश यही की जाती है। सर, हाउसकीपिंग की भी आपने बीच में बात की। हाउसकीपिंग स्ट्रीम को लेकर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आंकलन किस टेम्पलेट पर किया जाता है, आप ये भी बताएं ताकि वो तैयारी करें तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना आए। हाउसकीपिंग में काफ़ी ट्रेड्स का काम, जैसे हमने पहले बताया कि बार्बर भी है, वॉशरमैन की कैटेगरी भी है, गार्डनर की कैटेगरी है, शू मेकर की कैटेगरी मतलब काम, यहाँ ट्रेड अलॉट नहीं होता है। तो ये हर चीज़ में आपकी योग्यता देखते हैं, चेक करते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। टेलरिंग है, मान लीजिए एक टेलरिंग में एक सिंपल टेस्ट है कि आपको बटन लगाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक सिंपल, या तुरपाई करना जिसको कहते हैं, तो आपका एक सिंपल टेस्ट है। ये इस तरह के कुछ एक टेस्ट हैं जो आपके लिए जा सकते हैं तो समझने के लिए कि आप में ये गुण है कि नहीं है। बाल काटने का है तो बार्बर को क्या स्टाइल्स हैं, क्या टूल्स आज की डेट में बार्बर के लिए यूज़ होते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, या बार्बर हाइजीन का ध्यान कैसे रखोगे कि किसी फौजी का आपने शेव किया या बाल काटे हैं तो उसको कोई कट लग गया है तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो इस तरह से सवाल हर ट्रेड के बारे में होगा
और आपको जानकारी आपसे प्राप्त करके वो एप्टीट्यूड को समझेंगे कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल, यानी कि हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। तैयारी आप उसी हिसाब से कीजिए ताकि कहीं रिजेक्शन का सामना आपको ना करना पड़े। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, उम्मीदों का पूरा संसार है, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। एक और सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा सर, फेज़ 4 की हम बात करते हैं तो उसमें मेडिकल परीक्षा में क्या शामिल किया जाता है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। मेडिकल एग्जामिनेशन आप सोचते होंगे कि इस कैटेगरी के लिए क्या संगीन होने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो उतना ही संगीन है। इसमें भी मेडिकल में 4 से 5 दिन लगते हैं, एयरफोर्स हॉस्पिटल्स में किया जाता है, और जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पूरे इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे टेस्ट की ज़रूरत होती है वो टेस्ट किए जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो भी डिसाइड करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस अग्निवीर वायु की ये जो अयोध्या एंट्री है, इसमें रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रावधान नहीं है कि आप रिप्रेजेंट कर सको रिव्यू के लिए कि मेरा रिव्यू होना चाहिए, मैं इस मेडिकल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, आपका अनफिट है या फिट है, उसके बाद में आप रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपको कोई इसके लिए जब मेडिकल के लिए आप जाएंगे तो कोई TA भी आपको नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। तो सर भर्ती के बाद में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर क्या कुछ नीति रहती, क्या कुछ स्थिति रहती है, एक बार ये भी आप दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे अग्निवीर के जो कॉन्सेप्ट में ट्रेड अलॉटमेंट्स नहीं हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि आपको आपकी योग्यताओं के जो उन्होंने टेस्ट लिए हैं उसके बेस के ऊपर वो आपसे किस कैटेगरी में आपको यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, आपको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि मान लो उनको लगता है कि आपको वेटर की तरह यूज़ करना है तो आपको वेटर की तरह यूज़ करेंगे, उनको लगता है कि आपको कुक की तरह यूज़ करना है तो कुक की तरह यूज़ करेंगे। ये एयरफोर्स के ऊपर निर्भर है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आपकी एंट्री ज़रूर उसमें हो जाएगी, आगे क्या कुछ होता है वो वहाँ की परिस्थितियों को देखकर, आपकी काबिलियत को देखकर, आपके प्रदर्शन को देखकर फिर डिसाइड होगा। तो सर ऐसे में भर्ती के बाद में उन्हें क्या ट्रेनिंग भी दी जाती है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनको आजकल तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए स्टीवर्ड का काम है, वेटर का काम है, तो उनको अच्छे होटल्स में भी ट्रेनिंग के लिए अटैच किया जाता है। तो ट्रेनिंग पूर्ण रूप से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनका काम लिया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं और इस भर्ती को लेकर बहुत सारे विषयों को लेकर कर्नल साहब ने आप तक जानकारी पहुंचाई है। और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ये विषय क्योंकि महज 10वीं पास होने के बाद में आप नौकरी तक पहुंच सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो सर दर्शकों के सवाल हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं शामिल कर सकें, कोई एक सवाल हम ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मन में या ऐसे ही बाकी दर्शकों के मन में उस सवाल का जो जवाब है वो पहुंच सके, वो समस्या जो है उसका समाधान हो सके। आज का एक दर्शक का हमने सवाल लिया है, बीकानेर से नकुल हैं, 18 वर्ष अपनी उम्र वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो BA कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? अभी 18 वर्ष के हैं, वो BA कर रहे हैं। ओके, तो ये बीकानेर से हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आप सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में जाना चाहते हैं। अगर आपने ये निश्चय नहीं किया है तो वो भी ओपन एंडेड रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि आप बैचलर ऑफ BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस ओरिएंटेड जो वर्क है तो आपके स्कोप एयरफोर्स में कम हो जाता है और नेवी में स्कोप कम हो जाता है। अब आते हैं आर्मी के अंदर, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आर्मी के अंदर CDSE आपके लिए जो है, CDS का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत अच्छा तरीका है एंटर करने का। उसके लिए आपकी उम्र भी अभी 18 साल है, तो आपके लिए उम्र आपके साथ है। एक तो ये आर्मी में तो CDSE है, और एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल साइड में आप अगर कोई एक्सपर्टीज़ आप डेवलप करते हैं इसके अलावा, क्योंकि नॉर्मल BA के अंदर आप वहाँ पे लॉजिस्टिक्स में भी फिट नहीं होंगे, आप अकाउंट साइड में भी फिट नहीं होंगे, तो
चांसेस बढ़ाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बेटर है कि आप अपना जो तैयारी है फोकस आर्मी के ऊपर रखें अगर सेना में ही जाना है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कहना चाहता हूँ मैं आप निराश ना हो अगर आप CDSE में पास नहीं होते हैं तो आपकी उम्र आपके साथ है। मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका भी बताता हूँ कि आप अग्निवीर बनिए। अग्निवीर बन के आप उधर से जवान कैटेगरी में जाके और फिर बाद में आप ऑफिसर बन सकते हैं। वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि ये एजुकेशन का आपकी क्वालिफ़िकेशन जो सवाल आप दर्शक जो पूछते हैं वो सवाल में कट एंड पेस्ट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है आपके बारे में। आपकी हाइट क्या है, आपके मेडिकल कंडीशंस क्या है, वो सब चीज़ें को देख के ही अच्छी राय दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये हो जाती है कि जितना आपका सवाल है उसमें आपके लिए परफेक्ट जानकारी आप तक पहुँच गई है, कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन आपको मिल गया, एक राह तो आपको दिखा दी गई है, उसके ज़रिए वो आप आगे बढ़ पाएंगे। कर्नल साहब, जिस प्रकार से कोशिश आप करते हैं कि हर बार दर्शकों के हर सवाल का जवाब उन तक पहुंचवाएं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ताकि वो संतुष्ट हो पाते हैं और अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर उनकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं कम हो पाती है। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप भी सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं पत्रिका के मेल ID पर, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं, जिसे हम कोशिश करेंगे अगले सप्ताह शामिल करने की और उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को अपने साथ। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ, नई भर्ती को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।